जय हिंद दोस्तों, किसान पाठशाला में आपका स्वागत है। हम मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख जनजातीय और किसान विद्रोह। और इससे संबंधित हम 300 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं और यह सभी उन परीक्षाओं के लिए है जिसे आप क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी टीचर, सीटेट, स्टेट आदि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भी विद्रोह हुए हैं, इनसे आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि यह विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुए थे, कब हुए थे, इनके नेता कौन थे और इस विद्रोह के कारण थे। इस प्रकार के प्रश्न जो है हमसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नील विद्रोह जो है यह एक किसान विद्रोह था। तो हम देखते क्या है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में जो है कौन सा विप्लव हुआ। तो नील उपद्रव जो है आप ध्यान रखेंगे कि यह बंगाल में हुआ था। और 1857 के विद्रोह के बाद में यह विद्रोह जो है 1859 ईस्वी में हुआ था, सितंबर माह में। और यह विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल के जो है नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे। तो नील आंदोलन के जो नेतृत्व किए गए ये दो भाइयों के द्वारा किया गया। उनमें से पहले भाई का नाम था दिगंबर विश्वास और दूसरे भाई का नाम था विष्णु विश्वास। तो आप ध्यान रखेंगे कि नील विद्रोह जो है इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और यह विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था और 1859 ईस्वी में जो है यह विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन के यदि हम मूल कारण को देखें तो मूल कारण यह था कि पश्चिम बंगाल के जो किसान जो थे वह चावल की जो है खेती जो है करना चाहते थे अपनी ज़मीनों पे। लेकिन उस समय के जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके द्वारा जो है जबरन जो है नील की खेती जो करवाई जा रही थी और उन्हें विवश किया जा रहा था। और इसी दमन के चक्र के विरोध में जो है नील विद्रोह हुआ था। आप यह भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है। नील दर्पण के लेखक कौन हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि नील दर्पण जो पुस्तक है इसके लेखक जो है दीन बंधु मित्र थे और यह नील किसानों की दुर्दशा की स्थिति पर इस पुस्तक को लिखा गया था। आगे है नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता था। तो नील आंदोलन का खुला समर्थन जो है यह हिंदू पैट्रियार्ट जो है समाचार पत्र के द्वारा किया गया और इसके संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था। तो भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह जो है नील विद्रोह था। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इस विद्रोह के जो है बाद सरकार ने जो है नील किसानों की समस्या की जांच करने के लिए 1860 ईस्वी में जो है नील आयोग का गठन करने की बात की थी और इस आयोग के गठन के बाद जो है यह विद्रोह जो है समाप्त हो गया। तो आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया गया था। अब हमारा अगला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। तो हम देखते क्या है कि हमारा अगला जो है विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। तो सन्यासी विद्रोह का प्रभाव हम देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इस विद्रोह के प्रमुख यदि हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता में पहले थे मजनू शाह, दूसरे थे चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो यह सभी जो थे सन्यासी विद्रोह के जो है नेतृत्व करता थे। इस विद्रोह की यदि हम बात करें तो तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह की यदि हम कारणों की बात करें तो तीर्थ स्थलों पर आवागमन की जब प्रतिबंध लगा दी गई थी इसी के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन जो है 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक जो है चलता रहा। तो आप ईस्वी को भी ध्यान रखेंगे और इसके प्रमुख नेता का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ तक आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जो तीर्थ यात्रा पे जो प्रतिबंध लगाया गया था तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया था। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि केवल हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया था। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सन्यासी विद्रोह में जो है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, फकीर विद्रोह के नाम से। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ। तो आप ध्यान रखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का नाम था आनंद मठ। तो इसमें जो है उल्लेख किया गया था तो सन्यासी विद्रोह। तो आप ध्यान रखेंगे कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में भी जो है किया गया था। आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि 1770 में जो है भारत में जो है व्यापक पैमाने पे बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में अकाल पड़ा था। इस अकाल के कारण जो है भारतीय जनमानस में व्यापक असंतोष था, जिसके कारण 1773 में जो है इनके द्वारा जो है सन्यासियों के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के विद्रोह को और तीव्र किया गया और समानांतर सरकार बना ली गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोहियों के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो 1773 में की गई थी। आगे है
आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि जो यह सन्यासी विद्रोह हुआ था इसे दबाने का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है दबाया गया था। आगे है हमारा खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह जो है यह मेघालय के क्षेत्र में जो है हुआ था और यह गारो और जैंतिया पहाड़ी में, यानी कि मेघालय में जो गारो और जैंतिया की पहाड़ी है उसी क्षेत्र में जो है खासी विद्रोह हुआ था। और आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि जो ब्रिटिश अंग्रेज जो थे यह सबसे पहले इन्हीं खासी जनजाति के ही संपर्क में आए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सबसे पहले भारत में किस जनजाति के संपर्क में आए थे, तो वह सबसे पहले जो है खासी जनजाति के संपर्क में आए हुए थे। यदि हम खासी विद्रोह की यदि हम नेता की बात करें तो इस विद्रोह की नेता जो थे वह, तो नेता का नाम था तीरथ सिंह। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है तीरथ सिंह के द्वारा जो है किया गया था और यह विद्रोह जो है 1824 ईस्वी में किया गया था और यह लगभग 7 वर्ष तक चला और आगे चल करके 1833 में जो है खासी विद्रोह को दबा दिया गया था। तो आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। हमारा अब अगला विद्रोह है बेलूथम्पी विद्रोह। तो यह बेलूथम्पी विद्रोह जो है, यह बेलूथम्पी विद्रोह की यदि हम प्रमुख कारण की बात करें कि तो लॉर्ड बेलेजली जो थे इनके द्वारा 1805 में जो है सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्तें लागू करना, यानी कि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि के द्वारा जो है जो त्रावणकोर के जो महाराज जो थे इनके ऊपर जो है मतलब सहायक संधि के लिए विवश किया गया और उन्होंने जब इसे स्वीकार कर लिया तो उन्हें कठोर शर्तें आरोपित कर दी गई। इन्हीं के परिणाम स्वरूप में 1805 में जो है बेलूथम्पी विद्रोह हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि बेलूथम्पी विद्रोह जो है यह केरल में हुआ था। हमारा अब आगे पॉइंट है कि बेलूथम्पी विद्रोह का नेतृत्व जो है यह त्रावणकोर के दीवान थे, उनका नाम था बेलूथम्पी। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया बेलूथम्पी विद्रोह। आगे है बेलूथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी, तो बेलूथम्पी विद्रोह में जो है नायर सेना ने जो है त्रावणकोर की महाराज की जो है मदद की थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पे किया था, तो यह केरल में हुई थी, आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप इन सभी आंदोलन के क्षेत्र, इनके नेता, इनके ईस्वी और इनके कारण, इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला विद्रोह है बेलोर विद्रोह। तो यह बेलोर विद्रोह जो है यह प्रारंभ हुआ था मैसूर के क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखेंगे कि बेलोर विद्रोह मैसूर के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था और यह 1806 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। यदि हम बेलोर विद्रोह की यदि प्रमुख कारण की बात करें तो इसके प्रमुख कारण के रूप में हम देखते क्या है कि सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। वहाँ पे जो उस समय के जो वहाँ के क्षेत्रीय गवर्नर थे वह लॉर्ड विलियम बेटिक थे। आप इसे ध्यान रखेंगे कि जब बेलोर विद्रोह हुआ था तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो और उस समय जो बेलोर में जो क्षेत्रीय गवर्नर थे वह लॉर्ड विलियम बेटिक थे और यही लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे आगे चल करके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा किया गया कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों पे जो है माथे पे जनजातीय चिन्ह जैसे कि तिलक लगाने, टोपी पहने आदि को जो है इनके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है बेलोर विद्रोह हुआ था मैसूर के क्षेत्र में 1806 में। आगे है कि बेलोर विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था, तो यह विद्रोह जो है सैनिकों के द्वारा जो है किया गया था और कारण आप देख चुके हैं। आगे है कि बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो बेलोर विद्रोह जो है यह जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था और जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल की बात करें तो यह 1805 से लेकर के 1807 तक था। तो आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वह जॉर्ज वार्लो थे। 1806 में हुआ था, मैसूर में हुआ था। बेलोर के क्षेत्रीय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिक थे। आइए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला विद्रोह है भील विद्रोह। तो भील विद्रोह है, यह विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था और यह विद्रोह जो है 1812 से लेकर के 1819 तक चला हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि भील विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में हुआ था। आगे है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो भील विद्रोह जो है मुख्य केंद्र जो है महाराष्ट्र था, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव था और भील विद्रोह जो है यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ की गई थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहन किया था, तो भील विद्रोह को प्रोत्साहन जो है उस समय के मराठा पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय और त्र्यंबक जी दांगलिया के द्वारा जो है प्रोत्साहन दिया गया था। तो आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि भील विद्रोह कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था और किनके द्वारा जो है इस विद्रोह को प्रोत्साहन दिया गया था। हमारा अगला विद्रोह है बघेरा विद्रोह। तो आप ध्यान रखेंगे बघेरा विद्रोह। तो बघेरा विद्रोह की यदि हम प्रमुख कारण की बात करें तो इस विद्रोह का कारण था कि कर की दर में वृद्धि। तो बघेरा विद्रोह जो है यह विद्रोह हुआ था कर की दर में वृद्धि के कारण और इस बघेरा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बघेरा सरदार। आप यह भी ध्यान रखेंगे। और यह बघेरा विद्रोह जो है यह 1818 से लेकर के 1820 के बीच में बड़ौदा में हुआ था
बड़ौदा जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे बघेला सरदार के द्वारा बघेला विद्रोह 1818 से 20 के बीच बड़ौदा में हुआ था कर की दर में वृद्धि के लिए। हमारा अब अगला विद्रोह है हौज विद्रोह। हौज विद्रोह को हम हो विद्रोह भी कहते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में हो विद्रोह न पूछ करके हौज विद्रोह पूछा जा सकता है। तो हौज विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया था? तो हौज विद्रोह जो है यह हो जनजाति के द्वारा जो है किया गया था। कई बार जनजाति के नाम पे इसे हम हो विद्रोह भी कहते हैं। तो जो हो जनजाति ने किसके नेतृत्व में हो विद्रोह किया था? तो हो विद्रोह जो है यह राजा पराहत के नेतृत्व में किया गया था और यह हो जनजाति जो है वर्तमान में झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो आप हो विद्रोह के क्षेत्र को ध्यान रखेंगे कि यह झारखंड में स्थित है। आगे है हौज विद्रोह या हो विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1820-21 में जो है संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। हमारा अब अगला विद्रोह है रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह की हम बात करें तो यह विद्रोह जो है पश्चिम घाट के क्षेत्र में हुआ था और यह पश्चिम घाट के क्षेत्र में मुख्य रूप से यह विद्रोह जो है महाराष्ट्र वाले इलाके में हुआ था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ में आप इसके नेता की बात करें तो इसके प्रमुख जो नेता थे वह चित्तर सिंह थे और यह विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था। लेकिन थोड़े बहुत कारणों के साथ यह विद्रोह जो है 1841 तक चलता रहा। तो यह हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह इम्पोर्टेंट है कि यह विद्रोह की शुरुआत जो है 1822 ईस्वी में हुई थी और प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो है सरदार चित्तर सिंह थे। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो रामोसी कृषक जत्था जो है यह वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है स्थापित की गई थी और यह रामोसी विद्रोह जो किया गया था यह रामोसी जनजाति के द्वारा ही किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि रामोसी जनजाति जो है यह महाराष्ट्र में पश्चिम घाट के क्षेत्र में यह पाई जाती है। आगे है 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अनाभाव के कारण रामोसियों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो दोस्तों मैं अभी आपको बताया हूँ कि यह विद्रोह 1841 तक चलता रहा। तो दोबारा इस विद्रोह की शुरुआत 1825-26 में जो है हुई, यह उमा जी के नेतृत्व में हुई थी। आप इसे ध्यान रखेंगे। और फिर जब 1825-26 में यह विद्रोह होती है तो फिर उसके बाद जो है 1839-41 में यह विद्रोह शुरू होता है और अंतिम रूप से यह विद्रोह जो है 1841 में समाप्त होता है। अब आगे है हमारा अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वर्तमान में असम का जो क्षेत्र है इसे पहले हम अहोम के नाम से जानते हैं। तो हम देखते क्या हैं कि 1824 से और 26 के बीच में अंग्रेजों ने आंगल वर्मा युद्ध किया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जो है असम के उत्तरी क्षेत्र पर जो अधिकार कर लिया और उस अधिकार करने के बाद जो है वह कि तत्कालीन वहाँ के जो राजवंश जो थे अहोम राजवंश, उन्हें यह सही नहीं लगा और उनके द्वारा ही जो है विद्रोह कर दिया गया। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अहोम विद्रोह असम वाले क्षेत्र में हुआ था। आगे है कि अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1828 में प्रारंभ हुआ था और अहोम विद्रोह की हम प्रमुख नेता की बात करें तो नेता का नाम था गोमधर कुंवर। तो आप ध्यान रखेंगे इनका नाम। आगे है कि इस विद्रोह के अन्य नेताओं में हम बात करें तो जैसे धनजॉय बोगोहन एवं जयराम घड़िया फूकन, इन दोनों का संबंध भी अहोम विद्रोह से है। तो अहोम विद्रोह का क्षेत्र असम था, हम यह देख चुके हैं। आगे है अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? तो यह भी हम देख चुके हैं। गोमधर कुंवर को जो है उन्होंने अपना राजा घोषित किया था। दोस्तों आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। हमारा अब अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह की स्थापना जो है यह करम शाह के द्वारा की गई थी और यह पागलपंथी विद्रोह की हम क्षेत्र की बात करें तो यह उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में जो है यह विद्रोह हुआ था। अगर आपसे पागलपंथी विद्रोह के विषय में पूछा जाए कि यह किस तरह का धार्मिक संप्रदाय थे तो यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। आगे है कि अहोम पागलपंथी विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पागलपंथी विद्रोह के मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे उनका करम शाह जो थे उनके पुत्र टीपू थे। तो आप इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह से करम शाह भी संबंधित थे और टीपू भी जो है यह इस विद्रोह से जो है संबंधित थे। इस विद्रोह की हम यदि बात करें तो यह विद्रोह जो है 1825 के आसपास में यह विद्रोह हुआ था। आगे है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका एक विद्रोह था? तो यह गारो लोगों का एक प्रमुख विद्रोह था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। पागलपंथी विद्रोह जो है यह उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, 1825 में हुआ था। प्रमुख नेता में करम शाह और टीपू थे और इस विद्रोह में का वस्तुतः एक विद्रोह था। तो यह गारो लोगों का जो है एक प्रमुख जो है यह विद्रोह था। आगे हमारा अगला विद्रोह है, इस विद्रोह का नाम है, जैसे कि हम जानते हैं कि यह है कोल विद्रोह। तो यदि हम कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो है यह 1831 और 32 में जो है कोल विद्रोह हुआ था और इस कोल विद्रोह जो है मुख्य रूप से जो है छोटा नागपुर का जो पठार का जो क्षेत्र था, इसी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में कोल विद्रोह जो है हुआ था। और इस विद्रोह के हम यदि प्रमुख नेता की बात करें
तो यह नेता थे बुद्धो भगत। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था और छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और इसके प्रमुख जो है नेता जो थे यह बुद्धो भगत थे। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इस विद्रोह के यदि स्वरूप की बात की जाए तो स्वरूप जो है आर्थिक व राजनीतिक जो है इस विद्रोह का जो है स्वरूप था और अंग्रेजों की जो है भू राजस्व की नीति। आइए अब हम अगले विद्रोह को देखते हैं। हमारा अगला प्रमुख आंदोलन है वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो है यह सैयद अहमद बरेलवी थे। आप ध्यान रखेंगे वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। आगे है सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के राय बरेली के रहने वाले थे सैयद अहमद बरेलवी। आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है सैयद अहमद किससे प्रभावित थे, तो सैयद अहमद जो थे यह अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह अली उल्लाह से प्रभावित थे। तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे यह अरब के जो है अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत एक थे शाह अली उल्लाह से यह प्रभावित थे। आगे है सैयद अहमद बरेलवी ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी, यह दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो है पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध जो है जिहाद की जो है घोषणा की थी। आप यहाँ दोस्तों आपसे एक प्रश्न है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बाबर ने जिहाद की घोषणा कब की थी। साथ ही 1857 की क्रांति के समय जिहाद का नारा जो है किसने दिया था। आप इन दो प्रश्नों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जिहाद का नारा किसने दिया था और बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया था। आगे कि सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया था। तो सैयद अहमद के द्वारा जो है भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत के सिखाना में जो है वहाबी आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र बनाया था। आगे है वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को जो है एक मुस्लिम देश के रूप में रूपांतरित करना। आगे है सैयद अहमद के मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद अहमद बरेलवी की जब मृत्यु हो गई तो इनके मृत्यु के बाद जो है यह वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में जो है दो भाई थे इनायत अली और बिलायत अली के द्वारा किया गया। तो वहीं पे बंगाल में जो है वहाबी आंदोलन का नेतृत्व तीतू मीर और दुदू मियाँ के द्वारा किया गया। दोस्तों यह सभी नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है सैयद अहमद बरेलवी किस लड़ाई में मारे गए थे, तो सैयद अहमद बरेलवी जो है यह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे, आप इसे ध्यान रखेंगे। और हमारा इस वहाबी आंदोलन से संबंधित अंतिम पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था। तो जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है पटना बन गया। हमारा अब अगला आंदोलन है, हमारा अगला विद्रोह है फराजी विद्रोह। इसे हम फरेजी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। फराजी को हम फरेजी के नाम से भी जानते हैं। तो फराजी जो है कौन थे, तो यह जो हाजी शरीयतुल्लाह जो थे इनके अनुयायी को हम फराजी कहते थे। और फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है इन्हीं हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है किया गया था। और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार का जिम्मा जो है हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा अपने पुत्र मोहम्मद मोहसिन को दिया गया, जिन्हें हम दादू मियाँ के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया और इसके प्रचार प्रसार का जिम्मा जो है उनके पुत्र दादू मियाँ, जिन्हें हम मोहम्मद मोहसिन कहते हैं, उनको दिया गया था। हमारा अगला पॉइंट है कि फराजी विद्रोह कब हुआ था, तो फराजी विद्रोह जो है यह 1838 से लेकर के 1860 के दौरान हुआ था और यह विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, फरीदपुर जिला में। तो आप क्षेत्र को भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस्लाम में जो है सुधार करना था। अगला है फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल में सम्मिलित हो गए, तो यह फराजी विद्रोह जो थी इसके जो प्रमुख अनुयायी थे आगे चल करके यह वहाबी आंदोलन में जो है सम्मिलित हो गए। तो आप इन सभी पॉइंटों को जो है आप ध्यान रखेंगे। हमारा अब अगला आंदोलन है हमारा कूका आंदोलन। तो हमारा अगला है कूका आंदोलन। आप यहाँ ध्यान रखें, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कुकी आंदोलन, तो कुकी आंदोलन जो था यह उत्तर पूर्व भारत में हुआ था, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो वहीं पे कूका आंदोलन जो है यह पंजाब में हुआ था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है यदि हम बात करें तो इस कूका आंदोलन की शुरुआत जो है तो इसकी शुरुआत जो है भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था, आप इसे ध्यान रखेंगे। कूका आंदोलन की शुरुआत जो है भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था और इस आंदोलन को भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू करने के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि जो उस समय सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वास जो था इसे दूर करना था। लेकिन आगे चलकर के समय के साथ में परिवर्तन आया और यह आंदोलन जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़े विशाल रूप ले लिया और यह एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। आगे है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो इस आंदोलन की शुरुआत तो है भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, लेकिन इसे संगठित गुरु राम सिंह ने किया था, आप इसे ध्यान रखेंगे। और कूका आंदोलन जो है पंजाब के क्षेत्र में हुआ था और 1840 में इसकी शुरुआत की गई थी।
आगे है कुका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरलाल के शिष्य जो थे उनका नाम था बालक सिंह। फिर आगे है कि कुका विद्रोह का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो इसका मुख्यालय जो है हाजरों में बनाया गया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस विद्रोह का मुख्य कारण जो है सिख धर्म में प्रचलित बुराई एवं अंधविश्वास को दूर करना, हम इसे देख चुके हैं। आगे इस विद्रोह के स्वरूप में परिवर्तन आया और इन्होंने बुराइयों को दूर करने से हटकर अंग्रेजों को हटा करके पंजाब में सिख शासन स्थापित करना इस आंदोलन का उद्देश्य हो गया। तो आप ध्यान रखें कि आंदोलन की शुरुआत में उद्देश्य था सिख धर्म की प्रचलित बुराइयों को समाप्त करना, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य जो है हो गया कि अंग्रेजों को हटा करके पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना। फिर आगे है कि कुका विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया, तो कुका विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे राम सिंह, इन्हें निर्वासित 1872 में जो है रंगून में कर दिया गया और यह रंगून जो है वर्तमान में म्यांमार क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों आपसे यहाँ एक प्रश्न है कि रंगून में राम सिंह के अलावा किस एक और भारतीय शासक को निर्वासित किया गया था, आप इनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो है यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है यह 1855 में भागलपुर के क्षेत्र के भगनीडीह तालुका से प्रारंभ हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है 1855-56 में भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था और इस दौरान जो है भागलपुर और जो राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जो है हम दमन ए कोह के नाम से जानते थे। आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को हम दमन ए कोह के नाम से जानते हैं, भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को। आगे हम देख चुके हैं इसकी शुरुआत 1855 और 56 में की गई थी और यह विद्रोह जो है उस समय तो झारखंड बिहार में सम्मिलित था, तो यह विद्रोह जो है झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो जब इस विद्रोह की शुरुआत 1855 में की गई तो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो जब 1856-57 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई तो इस दौरान अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत में जो है अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को जो है इनके द्वारा हराया गया था और इस विद्रोह का मुख्य कारण जो है आर्थिक था, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे है, यदि आपसे इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो 4 भाई थे, इनके नाम थे सिद्धू, कन्हू, चांद और भैरव। इन्होंने ही जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे यदि आपसे बात की जाए तो इस विद्रोह को दबाने में जो है उस समय की मुख्य भूमिका की यदि हम बात करें तो उस समय भागलपुर के जो क्षेत्र थे वहाँ जो है अंग्रेज कमिश्नर थे, उनका नाम था ब्राउन और उस समय वहाँ के मेजर जो थे मेजर, तो उस मेजर का जो नाम था यह जनरल लोयड था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह को जो है दबा दिया गया, तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। हमारा अब अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो है कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 और 1900 के बीच हुआ था, आप इसे ध्यान रखेंगे। यदि मुंडा विद्रोह की प्रमुख नेता की बात की जाए तो नेता का नाम था बिरसा मुंडा। तो आप ध्यान रखेंगे कि मुंडा विद्रोह जो है 1899 और 1900 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता की बात की जाए तो बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे। साथ ही बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है रांची के क्षेत्र में था और इस मुंडा विद्रोह को जो है हम उलगुलान के नाम से विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव, तो आप ध्यान रखेंगे कि तो यह महान उपद्रव की घटना भी कहा जाता है। तो मुंडा विद्रोह को हम 3 नाम से जानते हैं, एक तो मुंडा विद्रोह, दूसरा है उलगुलान विद्रोह और तीसरा है महान विद्रोह। तो हम ये देख चुके हैं कि 1899 और 1900 के बीच यह विद्रोह हुआ था। अब आगे है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। मुंडा विद्रोह को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। आगे है बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था, तो बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और आगे है कि मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया, तो मुंडा विद्रोह प्रारंभ में जो है यह धार्मिक कारण के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में इसके द्वारा जो है राजनीतिक स्वरूप जो है ग्रहण कर लिया गया था, आप इसे भी जो है ध्यान रखेंगे। साथ ही अंग्रेजों के द्वारा जो है मुंडाओं की एक परंपरागत प्रथा थी जिसे हम खूट पट्टी प्रथा कहते थे, या एक सामूहिक प्रथा थी। इसमें भी अंग्रेजों के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया जा रहा था। आगे है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 मार्च 1900 ईस्वी को जामकोफाई वन से पकड़ा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि बिरसा मुंडा को सोते हुए जो है कहीं पे फरवरी भी दिया रहता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में ऑप्शन में फरवरी या मार्च रहेगा, तो लेकिन 1900 ईस्वी रहेगा, तो इन्हें जामकोफाई वन से जो है पकड़ा गया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इनको पकड़ने के बाद जो है रांची जेल में जो है इन्हें बंद किया गया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को जो है हो गई थी, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है किस आदिवासी नेता को जगत पिता
जिसे जनजाति लोग धरती बाबा कहते थे, कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा को हम 3 नाम से जानते थे। पहला जगत पिता, धरती बाबा और बिरसा मुंडा। आगे है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे उनका नाम था आनंद पांडे। आगे है बिरसा मुंडा विद्रोह के कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेंसी एक्ट किस वर्ष बनाया गया? तो ये जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है छोटा नागपुर टेंसी एक्ट लाया गया था 1908 ईस्वी में। इसके अलावा भी कुछ अन्य छोटे मोटे जो है जनजातीय विद्रोह जो है हुए थे। ऐसे इनमें हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था, इस आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो है एक वहाँ के स्थानीय नेता थे जिनका नाम था सीताराम राजू, जिन्हें हम अल्लूरी के नाम से भी जानते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू, तो इन अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो है 1922 से जो है 24 के समय में जो है रंपा विद्रोह हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि रंपा विद्रोह जो है यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922 से 24 के बीच में। इसके अतिरिक्त आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो इस दौरान जो है जो हमारा मणिपुर का क्षेत्र है, उस मणिपुर के क्षेत्र में जो है एक रंगमोई जो है वहाँ की स्थानीय लड़की थी जिसका नाम था रानी गोंडिनल्यू। तो इन्हीं के नेतृत्व में मणिपुर के क्षेत्र में भी जो है आंदोलन चलाया गया था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये जो रानी गोंडिल्लू जो थी, इन रानी जो है गोंडिल्लू को आगे चल करके हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए अब हम भारत में हुए प्रमुख किसान आंदोलनों को देखते हैं। हम यदि किसान आंदोलन की बात करें तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो है यह बिजौलिया आंदोलन था। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो था यह बिजौलिया आंदोलन था। और यह आंदोलन का नेतृत्व जो है 2 लोगों के द्वारा 2 अलग अलग समय पे किया गया। 1913 में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सीताराम दास के द्वारा किया गया। तो वहीं पे 1915 में जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व सीताराम दास और विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। और यह भारत का जो है सबसे पहला जो है किसान आंदोलन था। आगे है कि किनके प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। तो सबसे पहले तो आप यहाँ इतना ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। और इसके यदि हम संस्थापकों की बात करें तो उसमें पहले थे इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरे थे गौरीशंकर मिश्र और तीसरे थे मदन मोहन मालवीय। तो आप इन तीनों का नाम जो है आप ध्यान में रखेंगे। वहीं पे यदि हम अवध किसान सभा की यदि हम बात करें तो अवध किसान सभा जो है, तो इस अवध किसान सभा का गठन जो है यह असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 1920 में किया गया था। और 1920 में इस आंदोलन का गठन जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है किया गया था। और आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह बाबा रामचंद्र जो है कुछ समय तक फिजी में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया था और वहाँ से आने के पश्चात इन्होंने किसान आंदोलन शुरू करने के लिए अवध किसान सभा का जो है गठन किया था। आगे है कि किसानों के द्वारा जो है धोबी नाई बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था। तो नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था। तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के किसानों के द्वारा जो है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। हम देख चुके हैं कि अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है किया गया था। आगे है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों तक देख चुके हैं अवध में संगठित किया गया था। आगे है एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सबसे पहले तो इतना ध्यान रखें कि एका आंदोलन जो है यह 1922 और 21-22 में चला था। और यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो है यह आंदोलन जो है चला था। और इस आंदोलन की यदि हम नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा जो है किया गया था। अब आगे है कि 1922 में शराबबंदी जिसे हम कहते हैं कोई कर नहीं, तो 1922 ईस्वी के शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो शराबबंदी अभियान का नेतृत्व जो है यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदौली सत्याग्रह में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। और यह बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। और बारदौली जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदौली आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी के अनुयायियों में से एक थे और अन्य जो थे उनके द्वारा किया गया था। आगे है किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व को देखते हुए
उन्हें जो है वहाँ बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि सरदार की उपाधि जो है यह बारदौली सत्याग्रह के समय गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आगे है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आप इन सभी चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। आगे है बारदौली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदौली सत्याग्रह का प्रमुख मुद्दा था, यह कितना था? तो भू राजस्व जो था 21 पॉइंट कुछ था या 22% जो है इसमें वृद्धि कर दी गई थी। आगे है बारदौली में लगान वृद्धि दर 22% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो जो उस समय के तत्कालीन वहाँ के जमींदारों और अंग्रेजों के द्वारा जो लगान की दर बढ़ा करके 22% कर दिया गया था, तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उसे घटा करके 6.03% कर दिया गया था। आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान जो है आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल इनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है एक जांच आयोग का जो है गठन किया गया था और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे उसे घटा करके 6.3% कर दिया गया था। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर लेस्ली विल्सन थे। आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। आगे है कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो कपिल राज आंदोलन का संबंध बारदौली सत्याग्रह से है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आगे है अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? तो अखिल भारतीय स्तर पर कर्मचारी और किसान दल जो है यह 1928 में अस्तित्व में आया था। आगे है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। आप इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। आगे है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है की गई थी। आगे है आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जो है इनका संबंध जो है बिहार में किसान आंदोलन से है। आगे है कि बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1936 में फजलुल हक के द्वारा जो है की गई थी। और यहाँ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह बंगाल की राजनीति में जो है इस कृषक प्रजा पार्टी का जो है बहुत ही हस्तक्षेप था। आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक है तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन की बात की जाए तो यह 1946 ईस्वी में हुआ था, आप इसे ध्यान रखेंगे। और तेलंगाना आंदोलन के अतिरिक्त एक आंदोलन था तिभागा आंदोलन। तो तिभागा आंदोलन जो है यह भी 1946 में हुआ था। आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे और नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तिभागा आंदोलन जो है तेलंगाना आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना क्षेत्र में चला था और तिभागा आंदोलन जो है यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चला हुआ था। आगे है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है 1936 ईस्वी में किया गया था और इसका गठन जो है सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। और अखिल भारतीय जो है किसान सभा का गठन जो है लखनऊ में किया गया था। आप यह भी ध्यान रखेंगे। और इसके गठन के समय इसके प्रथम अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम जो है अध्यक्ष चुना गया। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि अखिल भारतीय जो किसान सभा थी इसके महासचिव के रूप में जो है एनजी रंगा को जो है चुना गया था। आप इनका नाम जो है विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। आगे है हम देख चुके हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो महासचिव जो थे यह एनजी रंगा को चुना गया था। फिर इसकी गठन जो है लखनऊ में 1936 में हुई थी, हम ये भी देख चुके हैं। और यह यहाँ गठन हुआ, यह उनका पहला अधिवेशन था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि किस एक कांग्रेसी नेता ने अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक में जो है भाग लिया था। आगे है तिभागा आंदोलन 1946 का संबंध किससे है? तो तिभागा आंदोलन का संबंध जो है यह किसानों से है। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि तिभागा आंदोलन जो है यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है यह आंदोलन हुआ था। और इस तिभागा आंदोलन की यदि हम नेता की बात करें तो इसके नेता जो थे वह थे कंपाराम, और कंपाराम के अलावा जो है भवन सिंह। आप इन दोनों का नाम जो है ध्यान में विशेष रूप से रखेंगे। आगे हमारा है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में जो है यह केरल में हुआ था और केरल की जो है मलाबार तट वाले क्षेत्र में जो है मोपला विद्रोह हुआ था और यह 1921 में हुआ था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस मोपला विद्रोह का मूल कारण यह था जमींदारों का जो है शोषण। यहाँ पे मोपला में वहाँ के स्थानीय जमींदारों के द्वारा जो है वहाँ के स्थानीय किसानों का जो है बड़े स्तर पर जो है शोषण किया जा रहा था। इन्हीं शोषण को देखते हुए एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था अली मुस्लियार। इन्हीं के नेतृत्व में जो है मोपला जो है विद्रोह को प्रारंभ किया गया था। और जब मोपला विद्रोह चल रहा था तो इस दौरान कुछ प्रसिद्ध नेता ने मोपला क्षेत्र की दौरा की थी। आप इन नेताओं के नामों को ध्यान रखेंगे। उनमें से थे गांधी जी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन लोगों ने जो है मोपला क्षेत्र का जो है दौरा भी किया था।
दोस्तों आप यहाँ आगे यह भी ध्यान रखेंगे कि 1773 ईस्वी के आसपास जो है यह हम देखेंगे कि 1873 से लेकर के 76 तक जो है हम देखेंगे कि एक बंगाल का जो क्षेत्र था, इस बंगाल के क्षेत्र में जो है एक आंदोलन चलाया गया था, जिससे यह आंदोलन का नाम था पाबना विद्रोह। यह पाबना विद्रोह जो है अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध जो है यह चलाया गया था। और यहाँ के किसान जो थे वहाँ इन लोगों के जमींदारों के अत्याचार से बहुत ही त्रस्त हो गए थे। तो इन्हीं सब को देखते हुए वहाँ के एक स्थानीय जो है नेता थे जिनका नाम था ईशान चंद्र राय, और इनके एक भाई थे जिनका नाम था केशव चंद्र राय। तो इन दोनों के नेतृत्व में जो है पाबना विद्रोह प्रारंभ किया गया और वहाँ के स्थानीय किसानों को इनके शोषण से जो है मुक्ति दिलाई गई। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन। हम अपने आज के सेशन में हम लोगों ने जो है भारत में हुए प्रमुख विद्रोह और किसान आंदोलन को जो है हम लोगों ने देखा। हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों मैं पूरे लेक्चर के दौरान आपको कहीं भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत ही कीमती है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो। तो इसलिए दोस्तों अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर में आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और हमारा एक और यहाँ प्रश्न है कि चुआर विद्रोह जो है यह कब और कहाँ हुआ था और इसके नेता कौन थे, इन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। थैंक यू।